वेलकम डियर स्टूडेंट। मैं हूं व्रत कुमार और आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। और जैसा कि पता है कि मेरे द्वारा यहां पे इस चैनल पे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है। तो बीए फर्स्ट ईयर का इस जो कंटिन्यू चल रहा है। तो आज जो लेसन है 11th लेसन का 5th पार्ट है, यानी 11th लेसन के 4 जो 4 पार्ट है ऑलरेडी बने हुए इस चैनल पर उपलब्ध हैं। क्योंकि ये लेसन जब बड़ा है तो इसके छोटे छोटे पार्ट के रूप में आपके सामने ये लेसन है ताकि ईजी समझ आ जाए। तो इस जो पार्ट है, ठीक है ना, इस पार्ट को जब हमने स्टार्ट किया था तब आपको ध्यान रखना है कि इसका जो टाइटल था वो है अधिकार और कर्तव्य। तो इस अधिकार और कर्तव्य के जब बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आज जो अपना इसी 11th चैप्टर का 4 हो गया है। और आज का जो 5th पार्ट यानी 5वां पार्ट है इस 11वें लेसन का, ठीक है ना। तो इसमें जैसे हम आगे जो पार्ट तो इसमें पढ़ा था कि अधिकार क्या है, अधिकार का अर्थ क्या है, उनकी परिभाषाएं क्या हैं। उसके बाद अलग अलग विद्वानों के द्वारा समाज में अधिकारों के अलग अलग सिद्धांत बने हैं, या कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो किस तरह से उसके समाज में उसका महत्व है। तो इस तरह से हमने अधिकार विषयक अन्य सिद्धांत पढ़े थे, ठीक है ना, कि कौन कौन से सिद्धांत, जैसे अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत हुआ, व्यक्तिवादी सिद्धांत हुआ, ऐतिहासिक सिद्धांत हुआ। तो अलग अलग सिद्धांत हैं। तो वैसे ही जो लास्ट इससे जो पढ़ा था इससे पहले वो था अधिकारों का आदर्शवादी या व्यक्तिवादी सिद्धांत। के अधिकारों का व्यक्तिवादी सिद्धांत क्या है, तो अधिकारों के अलग अलग सिद्धांत के बारे में हमने समझा है। तो अब कुछ और अधिकारों के संदर्भ में विचार, मतलब सिद्धांत हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं है, तो हम इसको अन्य विचार के तौर पे यहाँ पे पढ़े। तो देखिए, अधिकारों का उदारवादी सिद्धांत भी इसके 2 चरण हुए हैं, ठीक है ना। एक तो परंपरागत उदारवाद, एक आधुनिक उदारवाद, ठीक है ना। तो ये 2 उदारवाद के अंदर भी जो अधिकारों के सिद्धांत है इसके 2 रूप है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन, जैसे हम बात करें तो अधिकारों के संदर्भ की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये विशेष ध्यान रखना है कि ग्रीन हाउस, ठीक है ना, ग्रीन हॉबहाउस, बेथम, मैकाइवर और कॉइन, इन्होंने इस उदारवादी सिद्धांत के संदर्भ में जो विचार है उनको मान्यता दी है। और ये उदारवादी जो सिद्धांत हैं इसके 2 रूप हैं, ठीक है ना, एक तो परंपरागत उदारवाद, एक आधुनिक उदारवाद। तो अभी यहाँ पे समझिए परंपरागत उदारवाद क्या है। तो परंपरागत उदारवाद में सबसे प्रमुख जो इसके वक्ता हैं जिन्होंने इसको अपने शब्दों में समझाया है, यानी प्रमुख रूप से उदारवाद के बारे में, उदारवादी जो शरण है उसके परंपरागत जो रूप है उसको समझाने में महत्वपूर्ण रोल बनाया है। तो है जॉन लॉक, J.S. मिल, विचारक का नाम याद रखना है, जॉन लॉक मिल, ठीक है ना। ये मैं नाम यहाँ पे नोट कर रहा हूँ जो परंपरागत उदारवाद से संबंधित दार्शनिक या कह सकते हैं राजनीतिज्ञ हैं, जिसमें हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है ना, और टॉमस पेन, हर्बर्ट स्पेंसर और टॉमस पेन, ये जो विद्वान हैं वे अधिकारों के उदारवादी सिद्धांत में परंपरागत उदारवाद के संदर्भ विद्वान हैं जिन्होंने अपने विचार दिए हैं। तो इस के अकॉर्डिंग परंपरागत उदारवाद क्या है ये आपको समझना है। तो देखिए, परंपरागत उदारवाद के अकॉर्डिंग जो अधिकारों की उदारवादी सिद्धांत की बात करें तो परंपरागत उदारवाद में अधिकार के संदर्भ में ये कहा गया है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास, कि जो प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से हैं उन पर जो विश्वास करते हैं वह उदारवाद की परंपरागत उदारवादी धारणा है। यानी प्राकृतिक रूप में किस तरह के अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को नैसर्गिक रूप में मिलते हैं, उनके प्रति क्या विचारधारा है, तो वो विचारधारा ही यहाँ पे परंपरागत उदारवाद में है। तो देखिए, परंपरागत उदारवाद की अधिकार विषयक धारणा का सबसे प्रमुख प्रवक्ता जॉन लॉक है। जो मैंने यहाँ पे विद्वानों के नाम लिखे हैं वो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखने, जो उस विचार से जुड़े विचारक हैं, तो इसको ध्यान में रखें। इसी तरह आगे देखें, जॉन और अन्य परंपरागत उदारवादी नागरिकों के 3 प्रमुख अधिकार बताते हैं और वे अधिकार प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। तो इसलिए ये जो प्राकृतिक अधिकार है जो है वे बहुत समय पहले से ही, जब राज्य नहीं था उससे पहले ही व्यक्ति को ये अधिकार थे, तो इसलिए उनको परंपरागत उदारवाद के तौर पे माना गया है तो उदारवादी ही, ठीक है ना, लेकिन उनमें भी परंपरागत उदारवाद के तौर पे तो वो कौन कौन से अधिकार हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना, और अपना जीवन यापन करने के साथ ही संपत्ति का जो अधिकार है। तो ये जो अधिकार है वो प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो उदारवाद अधिकारों का जो उदारवादी सिद्धांत है इसमें जब 2 इसकी धाराएं, 2 विचार आते हैं तब उसमें परंपरागत उदारवाद के अंतर्गत ध्यान रखना है जीवन का अधिकार,
स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार आता है, जो प्राकृतिक अधिकार समझे जाते हैं। दूसरा इसका ध्यान रखना है कि इसमें और क्या है जो परंपरागत उदारवाद से संबंधित हैं। तो देखिए कि अधिकार, जैसे हम बात करें तो अधिकार असीम है। परंपरागत उदारवाद कहता है कि अधिकार क्या है, असीम है। असीम का मतलब ये है कि इसका कोई फिक्स नहीं है कि वो अधिकार उतने ही होने चाहिए, या कह सकते हैं कि इसकी लिमिट क्या हो, तो वो यहाँ पे नहीं बताया गया है, ठीक है ना। तो अधिकार के बारे में आपको बस सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि अधिकार, अगर कोई विचारधारा ये कहती है कि अधिकार असीमित है, मतलब असीम है, असीमित नहीं कह रहा हूँ, असीम, असीम मतलब बहुत है, इसकी जो रूपरेखा नहीं बताई जा सकती, तो वो जो बात कह रही है वो किसके अंतर्गत आ रही है, उदार अधिकारों का जो परंपरागत उदारवाद है उसमें आती हैं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ये विचार कोई भी प्रतिबंध स्वीकार नहीं करते हैं। ध्यान रखना है, ये जो कहते हैं कि अधिकारों के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा तो वह अधिकार होंगे परंपरागत श्रेणी के अधिकार। तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे देखें, राज्य और समाज में बहुसंख्यक वर्ग दोनों के ही अधिकारों अलग अलग होते हैं, तो उनके अंदर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हेतु ये विचार पूर्णतः तत्पर होना चाहिए, यानी पूर्णतः इस विचार को देखा जाना चाहिए, उस पर उसका संरक्षण होना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में असहयोग की नीति का समर्थन करते हुए यह कहते हैं कि यदि राज्य हस्तक्षेप न करे तो समस्त आर्थिक व्यवस्था ठीक ठाक चल सकती है। तो मतलब ये जो परंपरागत उदारवाद है, यह आप समझना है कि जो आधुनिक समय उससे पहले की जो विचारधारा थी, जिसमें राज्य को इतना महत्व नहीं दिया गया था, ठीक है ना, और राज्य को उससे दूर रखा गया था, व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा जोर था कि व्यक्ति का कल्याण हो, व्यक्ति के लिए जो सुविधा है वो उसे पूर्ण रूप में मिले। तो ये जो प्राचीन जो विचारधारा है, ठीक है ना, उदारवाद के संदर्भ में प्राचीन विचारधारा, उससे जो जुड़े विद्वान हैं वो उस व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो ये परंपरागत उदारवाद के अंदर आता है। आगे देखें, अधिकार राज्य के उद्देश्य पूर्व भी विद्वान थे। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो परंपरागत उदारवाद, अधिकारों का उदारवादी सिद्धांत में जो परंपरागत उदारवाद है वो ये कहता है कि जो अधिकार है वो राज्य नहीं था उससे पहले थे, अधिकार राज्य नहीं था उससे पहले अधिकार वहाँ मौजूद थे व्यक्ति के पास, व्यक्ति को अधिकार मिले थे, राज्य तो बाद में आया है। तो ये जो बात है वह किसके अंदर आ रही, परंपरागत उदारवाद। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, ये उदारवादी विचारक इस बात पर बल देते हैं कि मानव जाति की प्रारंभिक व्यवस्था या अवस्था थी, उस समय राज्य नहीं था, राज्य का अस्तित्व नहीं था, लेकिन व्यक्तियों को उस समय भी अधिकार प्राप्त थे। तो ये जो बात है, ये जो विचार है वो किस और इशारा कर रही है, परंपरागत उदारवाद के अंतर्गत। तो इसी विचार पर जॉन लॉक कहते हैं कि राज्य का निर्माण समझौते के आधार पर और इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा हेतु हुआ है। फिर जब नहीं था राज्य, लेकिन राज्य क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ उस समय प्राचीन समय में लोगों ने समझौता किया, और समझौता इसलिए किया कि जो उनके अधिकार हैं उनकी रक्षा हो सके, उन अधिकारों का वे पूर्ण रूप में उपयोग कर सके, इसलिए उन्होंने राज्य को समझौते के तहत बनाया। ये जो माना जाता है, ये जो विचार रखते हैं वह परंपरागत उदारवाद है। ये बार बार मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान है कि हम कौन से किस विचार पे चल रहे हैं। तो देखिए आगे, राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित रखने की आवश्यकता। दूसरा यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो अधिकारों का जो उदारवादी सिद्धांत है, इसमें जो परंपरागत उदारवाद कहता है, ये उसका जो विचार है वो ये है कि जो राज्य है उसका जो कार्य क्षेत्र वो सीमित होना चाहिए, यानी राज्य का कार्य क्षेत्र जब सीमित होगा तो व्यक्ति को ज़्यादा अधिकार मिलेंगे, वो ज़्यादा स्वतंत्र होगा और अपना जो अधिकार, अपना लक्ष्य या अपना विकास है वो बहुत अच्छे से कर सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी विचारधारा है अधिकारों की, जो ये कहती है कि राज्य को अपना अधिकार क्षेत्र कम और सीमित रखना चाहिए ताकि व्यक्ति वो अपना विकास ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। तो ध्यान रखना है, ये बात आती है परंपरागत उदारवाद से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें कि अब ये तो हमने समझ दिया कि परंपरागत उदारवाद क्या है। अब आधुनिक उदारवाद के बाद समझना है कि अधिकारों का जो उदारवादी सिद्धांत है उसमें आधुनिक उदारवाद क्या विचारधारा रखता है अधिकार के बारे में। तो आगे देखिए कि इस संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि इस विचारधारा से जुड़े हुए विद्वान कौन कौन है। तो बेंथम, ग्रीन, लॉस्की, ठीक है ना, बेंथम, ग्रीन और हाउबाउस, लॉस्की, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो विद्वान हैं इन्होंने, ठीक है ना, इन्होंने विशेष आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने जो अपनी बात कही है वह ये कही है कि जो अधिकार
आधुनिक समय में पहले परंपरागत विचारधारा से अभी बदल गए हैं, उनका नवीन रूप आया है, तो वह आधुनिक उदारवाद के संदर्भ में है। ऐसे अधिकार जो वर्तमान में अभी है, क्योंकि जो पहले के अधिकारों के बारे में जो विचारधाराएं थी वो परंपरागत हुआ करती थी। तो आज जो अभी हम इस पर जो विचार कर रहे हैं वो है आधुनिक उदारवाद के बारे में। तो देखिए, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो विद्वान है बेंथम, ग्रीनलॉस्की और होबाउस, तो ये आधुनिक उदारवाद से संदर्भित है, यानी आपको इन विचारकों के नाम आपको ध्यान रखना उस विचार से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या कहते हैं कि परंपरागत उदारवाद एक लंबे समय तक प्रचलित रहा। उदारवाद पहले का जो परंपरागत उदारवाद था वो लंबे समय तक प्रचलन में रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि पूंजीवादी पनपा, पूंजीशील व्यक्ति हैं वह ज़्यादा हुए, समस्त राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सत्ता गिने चुने व्यक्तियों के हाथों में रह गई, क्योंकि जब व्यक्ति को कोई नियंत्रण नहीं रहा तो जो व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया उसने ही सब अधिकारों को अपने अंतर्गत ले गया, यानी उसने अपने बाकी के अधिकारों को भी अपने साथ जोड़ दिया। और वह फिर इस तरह से वहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था हो गई कि कुछ व्यक्ति तो शक्तिशाली हो गए, पूंजीशील हो गए, और बाकी राज्य के आधे से अधिक हैं वो पिछड़ गए। तो इस तरह की व्यवस्था बन गई जब परंपरागत उदारवादी व्यवस्था अपनाई गई, यानी इस तरह का जब अधिकारों का रूप वहाँ पे राज्य में था। तो जब इस तरह की व्यवस्था हुई तो जो धनिक वर्ग था उनके हाथों में वो राज्य की सत्ता आ गई और वही अधिकारों का पालन ज़्यादा करने लगे, उपयोग करने लगे। तो इससे जन साधारण वो पिछड़ गया। तो ये परंपरागत उदारवाद कहीं ना कहीं पूंजीपति वर्ग से ज़्यादा संदर्भित हैं, क्योंकि कुछ ही वर्ग होते हैं, कुछ ही लोग हैं जो पूरे राज्य को सलाह देते हैं। तो इससे असमानता उत्पन्न होने जैसी एक अवस्था आती है। तो ये अधिकार परंपरागत उदारवाद के तहत थे। तो इस कमी को दूर करने के लिए आधुनिक उदारवाद ने क्या किया, इन कमियों को दूर करने के लिए जो विद्वान हैं उन्होंने अपने विचारों में बताया, बेंथम, ग्रीनलॉस्की और होबाउस, उन्होंने कहा कि नागरिक व राजनीतिक स्वतंत्रताओं का विस्तृत विवेचन किया कि नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता है क्या, वह अगर है तो उसका मूल्य सबको पता होना चाहिए। सभी को पूर्ण रूप में जो आर्थिक और कहने का मतलब जो नागरिक स्वतंत्रता है, ठीक है ना, वो और राजनीतिक स्वतंत्रता पूर्ण रूप में उस व्यक्ति को मिलेगी, तभी वह व्यक्ति समाज में अपना मतलब जो कह सकते हैं कि मुकाम, जो भूमिका वो निभा पाएगा। वरना फिर क्या था, परंपरागत उदारवाद में था तो इसमें जब कोई व्यक्ति जिसको अधिकार के बारे में ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं, तो उसको कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें फिर कुछ व्यक्ति, कुछ वर्ग है वो ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, मतलब उस शासन व्यवस्था में उनका ज़्यादा महत्व रह जाता है, तो दूसरों को महत्व ही नहीं मिलता, वो अधिकार का उपयोग समझते ही नहीं है। तो इस तरह से जहाँ तक नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताओं का संबंध है कि नागरिक स्वतंत्रता यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है, और राजनीति के क्षेत्र में मतलब राजनीति के अंतर्गत व्यक्ति किस तरह से भाग लेता है, तो उसके लिए क्या मापदंड है, वह किन किन कार्यों के द्वारा राजनीति के तहत अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है, तो वो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये जो संबंध है यानी नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता जब व्यक्ति को दी जा रही है, तो ये वर्तमान यानी आधुनिक उदारवाद से संबंधित विचार आते हैं। आधुनिक उदारवाद परंपरागत उदारवाद की इस बात को स्वीकार करता है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक और नागरिक अधिकार अधिकतम संभव सीमा तक दिए जाए। यहाँ पे ये दोनों कॉमन है कि दोनों को अधिकार है वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाए। आधुनिक उदारवादी के ग्रंथों में नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का विशेष विवेचन मिलता है। नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत उन्होंने इन अधिकारों पर विशेष बल दिया है। अब कौन से अधिकार है, जीवन की सुरक्षा, जो पहले परंपरावाद में था, ठीक है ना। तो इस तरह से मनमाने ढंग से किसी को बंदी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वर्तमान में ये व्यवस्था है कि व्यक्ति को अधिकार है कि किस आधार पर किस कारण से उसके साथ ऐसा किया जा रहा है, तो उसके मर्जी के बिना उसे मनमाने ढंग से गिरफ्तार या बंदी नहीं बनाया जाएगा। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वह अपने विचार जो उसे उत्पन्न हो रहे हैं वह समाज के सामने अभिव्यक्त कर सकता है। संघ व समुदाय के निर्माण का अधिकार, वह संघ या समुदाय बना सकता है, एक समाज की व्यवस्था कर सकता है। आवागमन की स्वतंत्रता है, वह कौन सा धर्म अपनाए, किस तरह के विचार रखे, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता उसे प्राप्त है। तो इस अलग अलग तरह की जो स्वतंत्रता है जब व्यक्ति को जब प्राप्त होती है, तो उसमें उस समय उस व्यवस्था में राज्य को कहीं ना कहीं ज़्यादा महत्व दिया, व्यक्ति को ज़्यादा महत्व मिलता है। तो ये जो बातें हैं वो आधुनिक उदारवाद के अंतर्गत आती हैं। तो कुछ बातें यानी नागरिक और राजनीतिक जो उदारवाद है, वह जो बातें हैं या वो जो स्वतंत्रता है वो परंपरागत में थी, लेकिन जो अधिकतम स्वतंत्रता उपलब्ध हुई है वह है आधुनिक उदारवाद में। तो इस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने विशेषता इन अधिकारों का प्रतिपादन किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है। तो देखिए, मत देने का अधिकार, बिना किसी भेदभाव के वह मत दे सकता है, तो इसका मतलब उसे राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है। निर्वाचित होने का अधिकार, चुनाव लड़ेगा और जीतेगा तो उसे निर्वाचित होने का अधिकार है, बिना किसी भेदभाव, किसी भी वंश, जाति, स्थान से।
सार्वजनिक पद पर नियुक्त होने का अधिकार। ये जो उस व्यक्ति को जब सुविधाएं मिलती है तो वो राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है और आधुनिक उदारवाद माना जाता है। दूसरा देखें, संपत्ति के अधिकार पर सीमाएं लगाई गई, क्योंकि जो परंपरागत उदारवाद था उसके तहत संपत्ति के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था। तो इससे क्या हुआ, जो पूंजीशील व्यक्ति और ज़्यादा पूंजी मतलब पैसे वाले हो गए, गरीब हो गए, तो इससे ये खाई जैसी कह सकते हैं असमानता उत्पन्न हो गई। तो आधुनिक उदारवाद ने परंपरागत उदारवाद को संशोधित यानी एक नया रूप अपनाया कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसको नियंत्रण में करना चाहिए, वरना आज जो समाज का अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो यहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था है, जो पूंजी जो व्यवस्था है उस पर नियंत्रण किया गया। तो ये जो आधुनिक उदारवाद में संभव हुआ। परंपरागत उदारवाद ने आधुनिक उदारवाद की विभिन्न संपत्ति के अधिकार के प्रसंग में थी, यानी वो कोई भी संपत्ति रख सकता है। तो इसके संदर्भ में आधुनिक उदारवाद में क्या चेंज हुआ देखें। आधुनिक उदारवाद इस बात के पक्ष में नहीं है कि समस्त भौतिक संपत्ति गिने चुने लोगों के ही हाथों में हो। ये कह रहे हैं कि राज्य की पूरी संपत्ति कुछ व्यक्ति के हाथों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि राज्य के अंदर सभी लोग रह रहे हैं तो सभी का हक है कि राज्य की संपत्ति उन्हें भी मिले। तो संपत्ति का समान बंटवारा होना चाहिए, किसी एक के पास नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से संपत्ति का एकाधिक यानी किसी के पास जमाव है, ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है तो उस पर नियंत्रण रखा जाए, ताकि वह जो संपत्ति है जिस कमी है उनको मिले, उनको वह संपत्ति मिले। तो इस तरह से संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता हुई, ताकि समाज में समानता स्थापित हो, आर्थिक तरक्की। नेक्स्ट ध्यान रखें, व्यक्ति सुरक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई। नेक्स्ट आधुनिक अधिकार में या आधुनिक उदारवाद में देखिए व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई। तो अब किस तरह से है कि व्यक्ति के लिए क्या क्या जरूरी है, उसके समाज में रहते हुए उसकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे नियम प्रावधान बनाए गए जो आधुनिक उदारवाद के अंतर्गत आते हैं। तो परंपरागत उदारवाद ने व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार की बहुत संकुचित व्याख्या की है। परंपरागत जो उदारवाद जैसे हमने पढ़ा तो उसने व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए ज़्यादा विचार नहीं दिया है, ज़्यादा विस्तृत रूप में ये नहीं गया है। आधुनिक उदारवाद ने इसको ज़्यादा महत्व दिया है कि समाज में सबसे पहले व्यक्ति की सुरक्षा होना जरूरी है, तभी सभी व्यवस्था है वो चल पाती है सही तरीके से। जैसे अब बात करें कि इसका अभिप्राय यह है कि कोई भी व्यक्ति न तो मनमाने ढंग से बंदी बनाया जाए और न ही मनमाने तौर पर उसकी तलाशी की जाए, और उसके लिए जो यथासंभव सुरक्षा और कानून की व्यवस्था है वह उपलब्ध हो उसे, ताकि उसका जो व्यक्तिगत जीवन है सुरक्षा है वो संभव हो सके। तो उसके लिए विस्तृत सुरक्षात्मक जो उपाय हैं वो आधुनिक उदारवाद में संभव हुए। तो इस तरह से हमने ये समझा है कि जो उदारवाद है उसके दो रूप है और दो रूप में अधिकारों का किस तरह से विचार रहा है, तो हमने वो समझा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि उदारवाद की जो जिस तरह के सिद्धांत हैं इस अधिकारों की अधिकार के हम पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये तो हमने पढ़ा कि अधिकार का उदारवादी सिद्धांत। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अधिकारों के संदर्भ में मार्क्सवाद के क्या विचार, यानी अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत। तो आपको ध्यान देना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान दें। तो देखिए अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत, यानी जो मार्क्सवादी जो विचारधारा है वह अधिकारों के बारे में किस तरह के विचार रखती है, उन्होंने क्या विचार दिए हैं, तो वह मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत है, ठीक है ना। तो जब मार्क्सवाद का आपको अर्थ पता है तो उसके अधिकारों के संदर्भ में जो हम समझाएंगे वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मार्क्सवादी जो विचारधारा है उसके अधिकारों के संदर्भ में क्या है, तो देखिए मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार विश्व के तथाकथित उदारवादी लोकतांत्रिक देशों के संविधानों द्वारा नागरिकों को जो अधिकार प्रदान किए गए वे व्यवहारिक महत्व नहीं रखते। यानी ये मार्क्सवादी कह रहा है कि उदारवादी लोकतंत्र में जो व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त हुए वे अधिकार ऐसे कहने का मतलब वो वास्तविक रूप में नहीं है, व्यवहारिक रूप में उस अधिकार का महत्व ही नहीं है, मतलब वो उन अधिकार है उन व्यक्ति को प्राप्त ही नहीं हो रहे हैं। जबकि ये एक राष्ट्र की पृष्ठभूमि पर दिखाई देते हैं कि व्यक्ति को अधिकार दिए हुए हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनके अधिकार उनको मिलते हैं ताकि व्यक्ति का विकास हो सके। लेकिन मार्क्सवादी विचारधारा कहती है कि वास्तविक रूप में अगर हम देखें लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो व्यक्ति को अधिकार प्राप्ति ही नहीं है, यानी ये काल्पनिक है, वास्तविकता में अधिकार है जो व्यक्ति के लिए प्राप्त नहीं है, वहाँ पे उसको मिलना संभव नहीं हो पा रहा है। तो ये कह रहा है जो अधिकार है वो इसने वास्तविक नहीं हुए हैं उनके लिए। मतलब इस संदर्भ में स्टालिन कहते हैं कि एक भूखे और बेरोजगार व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है,
सच्ची स्वतंत्रता वही संभव है जहाँ शोषण, बेरोजगारी, भिक्षावृत्ति या कल के लिए चिंता की समस्या न हो। मतलब मार्क्सवादी जो विचारधारा है वह इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि एक आर्थिक तत्वों पर आधारित है, यानी कि किस तरह से समाज में असमानता उत्पन्न हुई है, ये आर्थिक तरह का जो क्या क्षेत्र है, इस वजह से ये संभव हुआ। तो ये मार्क्सवादी विचारधारा कहीं ना कहीं आर्थिक क्षेत्र के ऊपर ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है, ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को लोकतांत्रिक व्यवस्था में वास्तविक रूप में अधिकार प्राप्त नहीं हुए। तो वो इसके ऊपर एक तर्क भी देते हैं। वो ये कहते हैं जैसे एक व्यक्ति भूखा है, ठीक है ना, और वो दिन भर कमा के भी अपना परिवार का पेट नहीं भर पा रहा है, और उसे अगर वो ये कह दे कि आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिली है, आप क्या उपयोग करेंगे, तो उसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से क्या मतलब, यानी उसको तो पेट भरने के लिए जब खाना या रोजगार मिले तभी तो वो दूसरे के बारे में सोचा कि मुझे क्या अधिकार और चाहिए। तो सबसे पहले मतलब ये कह रहा है कि व्यक्ति की जब बेसिक ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो रही है तो इसको अन्य सुविधाएं देना क्या मतलब। तो यानी जो कह रहे हैं जो अधिकार एक काल्पनिक रूप में उसको दिए जा रहे, लेकिन धरातल पे उसके लिए उस अधिकारों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इसी तर्क के बारे में यही कहा जाता है कि जब व्यक्ति भूखा है तो उसके लिए आर्थिक मतलब कहने का जो राजनीतिक, नागरिक और सामाजिक स्वतंत्रता है उसका कोई मूल्य नहीं होगा, क्योंकि ये तभी उसके लिए फायदेमंद होंगे जब व्यक्ति को आर्थिक समानता मिलेगी, यानी उसके लिए जो आर्थिक रूप में जो भी विशेषता है वो उसकी पूर्ण हो सके, आवश्यकता पूर्ण हो सके, तो दूसरी समानता है या दूसरी स्वतंत्रता है उसके लिए उपयोग होगी। तो दूसरे अधिकार तब मायने रखेंगे जब व्यक्ति को आर्थिक रूप में सक्षम बनाया जाए। तो यहाँ पे जो मार्क्सवादी विचारधारा वो आर्थिक क्षेत्र की इर्द गिर्द घूमता है। तो इस तरह से आगे देखना है कि अधिकारों का वास्तविक रूप में प्रयोग केवल ऐसे ही देशों में संभव है। मार्क्सवादी विचारधारा कह रहे हैं कि जब लोगों को पर्याप्त रूप में भोजन व्यवस्था नहीं मिल पा रही है तो वे दूसरे अधिकारों को क्या समझेंगे, उसका क्या उपयोग करेंगे। उनकी सबसे पहली जरूरत तो खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। तो इसलिए मार्क्सवादी विचारधारा ये कहती है कि अधिकारों का वास्तविक उपयोग कहाँ पे संभव हो रहा है, जहाँ उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। मतलब मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत ये कह रहे हैं विचारक कि जो अधिकार हैं उनका वास्तविक रूप में उपयोग कहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर राष्ट्र की जो संपत्ति है उस पर किसका अधिकार है, राष्ट्र का है, यानी राष्ट्र की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण हो गया है। तो जब राष्ट्रीयकरण होता है इसका मतलब वह संपत्ति अब पूरे राष्ट्र के लोगों की है, तो उसका वितरण भी उन सब के हित में होता है। तो इस तरह से वहाँ पर व्यक्ति को जो अधिकार है वो जरूर मिलते हैं। तो ये बात है वो मार्क्सवादी विचार के अंतर्गत है। जहाँ उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया हो, संपत्ति का समान वितरण हो, सभी नागरिकों को रोजगार का अधिकार देने की व्यवस्था की गई हो। जब सभी व्यक्तियों को समाज में रह रहे उन सभी को रोजगार का अधिकार दिया जाए तो वे भूखे नहीं रहेंगे। जब वे उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी बेसिक, तब वे दूसरी स्वतंत्रताओं, अधिकारों के महत्व को समझेंगे, उसका उपयोग करेंगे और वे अधिकार उस राज्य में स्थापित होंगे। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि सबसे संभव यही है कि समानता हो, इक्वलिटी हो और सभी के समान रूप में वितरण हो संपत्ति और अधिकारों का। वर्तमान समय में सोवियत रूस, पूर्वी यूरोप के राज्यों और चीन में अधिकारों से संबंधित समस्त व्यवस्था मार्क्सवादी सिद्धांत पर आधारित है। मार्क्सवादी सिद्धांत मतलब कि राष्ट्र की जो संपत्ति है उन पर सभी देश के सभी निवासियों का अधिकार है, और वह राष्ट्र की संपत्ति उसका वितरण भी सभी के लिए समान रूप से होगा। सभी को जैसे वितरण होगा, अगर राष्ट्रपति मतलब कहने का मतलब जो राष्ट्रीय संपत्ति है या राष्ट्रीय उत्पादन के राष्ट्र से जो स्रोत है जिससे आमदनी हो रही है, तो उनका वितरण सभी को समान रूप से मिलेगा, सभी को समान रूप से जो व्यवस्था है उपलब्ध होगी। जैसे समझ लीजिए राष्ट्रीय संसाधन जो 100 रुपये आ रहे हैं, तो उन 100 रुपये का जो वितरण है वो पूरे राज्य में किया जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो पहले क्या था कि किसी एक वर्ग को ज़्यादा हिस्सा मिल जाता, तो ये एक तरह से गतिरोध हो जाता था। तो मार्क्सवादी विचारधारा कह रहा है कि आर्थिक क्षेत्र में समानता होनी चाहिए, लोगों में बेसिक जरूरतें पूरी होनी चाहिए ताकि वे दूसरी सुविधाओं, दूसरे विचार सोच सके। जब पेट भरेगा तो दूसरी बातें दिमाग में आएगी, वो ये मार्क्सवादी के अंतर्गत है। वर्तमान समय में सोवियत रूस और ये जो है देश, ये विशेष रूप से किस धारणा पर आते हैं, मार्क्सवादी धारणा पर। तो इस तरह से मार्क्सवादी जो विचारधारा वो किन किन बातों पर बल देता है ताकि अधिकार है वो उसे वास्तविक रूप में मिले। तो पहला जो पॉइंट है वो ध्यान रखना है, अधिकारों का स्वरूप समाजवादी दर्शन पर आधारित हो। तो देखिए पहला ये मार्क्सवादी विचारधारा के तहत जो मार्क्सवादी विचारधारा इस बात पर बल देती है कि जो अधिकार है, अधिकारों का जो स्वरूप है, ठीक है ना, वो क्या होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए। यानी अधिकार है वह समाज में सभी को मिलेंगे, सभी उस अधिकारों का उपयोग लेंगे,
तभी वह समाजवादी कहलाता है, क्योंकि समाज में इसका अनुपालन या प्रयोग होगा तभी ये अधिकार है महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला बल वो मार्क्सवादी कहता है कि अधिकार है वो इसका स्वरूप क्या होना चाहिए, समाज के हित में होना चाहिए। तो इस तरह से ध्यान में रखना है कि प्राकृतिक अधिकारों की धारणा को स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि प्राकृतिक अधिकार हैं वह पूर्ण रूप में राज्य में सभी को नहीं मिल पाते, तो इसलिए वहाँ पे कानूनी व्यवस्था को महत्व दिया गया है। तो मार्क्सवादी धारणा के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। मार्क्सवादी विचारधारा क्या कहती है, जैसे प्राकृतिक अधिकार के तहत कह रहे, तो मार्क्सवादी कह रहा है कि प्राकृतिक अधिकार जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी, और इसके तहत अगर है तो उस समय व्यक्तियों को फिर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तो अधिकारों का अस्तित्व तो समाज और राज्य के साथ ही जुड़ा है, क्योंकि जब प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत है वो कहता है कि राज्य था ही नहीं तब व्यक्ति को अधिकार थे, वो प्राकृतिक अधिकार है। जबकि मार्क्सवादी विचारधारा ये कहती है कि अधिकार हैं वह प्राकृतिक व्यवस्था में थे ही नहीं, क्योंकि अधिकार तभी जन्मते हैं, तभी बनते हैं जब राज्य और समाज हो, यानी अधिकारों का महत्व समाज में ही संभव है। तो इसलिए अधिकारों का जो स्वरूप है वो समाजवादी दर्शन पर आधारित होने की बात है, उस पर बल दे रहा है। दूसरी जगह आर्थिक अधिकारों को प्राथमिकता सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं इस विचारधारा पर ही बल देती है। तो आपको ध्यान रखना है, दूसरा जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक अधिकारों को प्राथमिकता। दूसरा पॉइंट, आर्थिक अधिकारों को प्राथमिकता। तो इसका मतलब ये है कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति की जो ज़रूरतें हैं वे ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, तो उसके लिए बाकी सब काम छोड़ें और पहले व्यक्ति और समाज की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए राज्य और समाज व्यवस्था करे। तो यानी जो आर्थिक क्षेत्र पर जोर दिया जा रहा है कि बाकी जितने भी अधिकार हैं उसको तभी महत्व मिलेगा जब व्यक्ति को आर्थिक अधिकार मिलेंगे। तो यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि जो मार्क्सवादी विचारधारा है वह सभी अधिकारों से पहले जो आर्थिक अधिकार है उस पर जोर देता है कि व्यक्ति की जब बेसिक जरूरतें पूरी होगी, व्यक्ति का जब पेट भरेगा तभी वो दूसरे अधिकारों के बारे में सोचेगा। तो इसलिए राज्य से ये अपेक्षा की जा रही है कि जो राष्ट्रीय संसाधन है उसका समान वितरण हो, व्यक्ति को रोजगार के अधिकार की प्राप्ति हो, तभी दूसरे अधिकार है उसका मूल्य होगा कि राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, तो उसमें वो भाग लेगा। जब पेट भरेगा तभी तो वो राजनीतिक गतिविधि करेगा। तो इसलिए ये कब होगा, जब उसको आर्थिक अधिकार प्राप्त हो। तो ये मार्क्सवादी विचारधारा बार बार यही कह रही है कि आर्थिक अधिकारों को सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, इसके बाद दूसरे अधिकार है वो आएंगे। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्योंकि भूखे, बेरोजगार और शोषण के शिकार लोगों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं होगा। जब भूखा व्यक्ति है तो उसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए कि आप अपने व्यक्तिगत रूप में फ्रीडम हो, कुछ भी कर सकते हो। अरे भाई, जब वो भूखा है तो उसके लिए पर्सनल लिबर्टी क्या मतलब रखेगी। तो जरूरी क्या है कि उसका जो आर्थिक जरूरत है वो पूरी हो, वो शांत हो, तभी दूसरी स्वतंत्रता अधिकार है वो उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये यहाँ पे हाईलाइट यानी महत्व इस पर बल दे रहे हैं। नेक्स्ट है आर्थिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु ठोस साधनों की व्यवस्था। ठोस साधनों की यहाँ पे कहा गया है व्यवस्था, यानी ये पता है कि समाज में बहुत से अधिकार होते हैं, ठीक है ना, लेकिन अधिकार होते हैं लेकिन व्यक्ति को जब उसका ज्ञान ही नहीं होता तो उसका अधिकार उसके लिए महत्वपूर्ण ही नहीं होते। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अधिकारों की प्राप्ति के लिए ऐसे संसाधन मतलब ऐसे साधन अपनाए जाए ताकि व्यक्तियों को अधिकार है वो प्राप्त हो सके, यानी अधिकारों की प्राप्ति के लिए वहाँ पे ठोस व्यवस्थाएं, इस तरह के कुछ मतलब नियम और व्यवस्था बनाई जाए ताकि जो लोग हैं समाज में उनको वो अधिकार प्राप्त हो सके। तो इस संदर्भ में देखें, संविधान में अधिकारों के उल्लेख के साथ इन संसाधनों की व्यवस्था भी की जानी चाहिए जिसके आधार पर अधिकारों का वास्तविक रूप में उपयोग हो सके। जैसे कि आपको पता है संविधान में अधिकारों को महत्व दिया गया है कि एक मूल अधिकार के तौर पे, तो ये क्या गया है, ठोस एक जरिया बनाया है, एक ऐसी व्यवस्था की है कि अब जो अधिकार है वो व्यक्तियों को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि मूल अधिकार के तहत आते हैं। और ये अधिकारों को संविधान में जब दर्जा दिया गया है, जो देश का सर्वोच्च शासन व्यवस्था है, ठीक है ना, जिससे पूरी व्यवस्था है वो सरकार उसके अकॉर्डिंग चलती है, तो उसमें अधिकारों को महत्व दिया गया, यानी
अधिकारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए अधिकारों को संविधान में उल्लेख किया गया है। तो यानी ठोस साधनों की व्यवस्था की गई है ताकि अधिकार है वो लोगों को समाज के अंतर्गत प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे यही है, मार्क्सवादी विचारधारा ये कह रहा है कि अधिकार है वह प्राप्ति हो लोगों को, अधिकारों की प्राप्ति होने से पहले क्या हो कि अधिकारों की एक प्राप्ति के लिए ठोस व्यवस्था, एक ऐसा मजबूत कदम उठाया जाए ताकि व्यक्ति को अधिकार वो मिले, उसके लिए उनको ज़्यादा मशक्कत या दुविधाएं न झेलनी पड़े। तो अब इस तरह से जैसे देखिए, नागरिकों के लिए काम के अधिकार, विश्राम के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का उल्लेख, ये जो सभी हैं वो उसको अधिकारों के तहत मान्यता दी गई है और ठोस जरिया भी अपनाया गया है। नेक्स्ट ध्यान रखना है कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख, उन पर बल होना चाहिए। यानी ये जो बात है वो बहुत अच्छी लग रही है, यहाँ पे जो विचार दिया बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख होना चाहिए और उस पर बल दिया जाना चाहिए। मतलब ये है, नॉर्मली जैसे मेरे अधिकार हैं तो दूसरे के वो कर्तव्य होते हैं, जब वह उन कर्तव्यों का पालन करेगा तो वह मेरे लिए अधिकार के रूप में होते हैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखना है कि जब एक व्यक्ति के अधिकार होते हैं तो दूसरे के कर्तव्य होते हैं, और जब दूसरे के अधिकार हैं तो अपने लिए कर्तव्य हैं। यानी हम अपना कर्तव्य का पालन करेंगे तभी दूसरा व्यक्ति वो अधिकारों को पूर्ण रूप में प्राप्त कर सकता है। तो अब ये किस तरह से है, और इस कर्तव्यों को साथ साथ उसका भी समाज में उल्लेख होना चाहिए ताकि जो अधिकार है उसकी सही रूप में अभिव्यक्ति और प्राप्ति हो सके। तो इसलिए कर्तव्यों पर बल देने की बात की, तो इसके लिए क्या है, किस तरह से समझेंगे, एग्जाम्पल रूप में यहाँ पे देख ले आप। कर्तव्य पालन की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है, ठीक है ना। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार यदि अधिकारों के साथ कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है तो भ्रांति के लिए गुंजाइश बनी रहती है। तो इसलिए ध्यान रखिए, जैसे कि अपना ये कर्तव्य है कि हम जो देश के जो नागरिक हैं उन सभी के अधिकारों की समानता करें, अपने जो कर्तव्य उनका पालन करें। तो जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तभी दूसरों को वो अधिकार के रूप में प्राप्त होंगे, ठीक है ना, कि वह भी हमारे यानी वह भी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के जो समानता है उसका महत्व को समझेगा, दूसरे व्यक्ति की समानता को अपना कर्तव्य समझ के उसका पालन करेगा। तो ये समानता के, ये अधिकार के रूप में दूसरे को प्राप्त होती है। तो अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का उल्लेख होना चाहिए और कर्तव्यों पर बल भी दिया जाना चाहिए ताकि अधिकार की अभिव्यक्ति सही तरह से स्पष्ट हो सके। नेक्स्ट है अधिकारों की सर्वव्यापकता पर बल। अधिकार सर्वव्यापक यानी अधिकार है उसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक होना चाहिए, हर जगह जो राज्य के अंदर हर किसी को ये अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो ये हम कहते हैं कि सर्वव्यापकता, यानी सब जगह उपलब्ध हो, सर्वव्यापकता। तो अधिकार है, अधिकारों की सर्वव्यापकता पर अधिक विश्वास होना चाहिए और इसका मूल्य, उसको अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से अधिकारों की जब सर्वव्यापकता होगी तो सभी को जो अधिकार है वो मिलेंगे और इससे अधिकार समाज में जब बढ़ेंगे तो व्यक्ति का स्वाभाविक विकास होना जरूरी है, होता ही होगा और हो भी जाएगा, क्योंकि अधिकार जब उनको मिलेंगे। नागरिकों को नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध की व्यवस्था, ठीक है ना, नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे ध्यान रखा गया है कि राज्य के हित में कुछ अधिकार पर प्रतिबंध भी लगाया जाना चाहिए, वरना क्या होता है कि राज्य की जो व्यवस्था है जो सभी को नियंत्रण में रखने की होती है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे अधिकार हैं जो राज्य के विरुद्ध जा सकते हैं। तो उनको व्यवस्थित और कंट्रोल में रखने के लिए कुछ न कुछ जो नियंत्रण है वो नागरिक अधिकारों पर होना चाहिए। तो इसके सुनो देखें, प्रतिबंध यह है कि नागरिकों के द्वारा इन अधिकारों का प्रयोग तो सर्वरा वर्ग के हित का कोई आघात नहीं पहुंचेगा, समाजवादी व्यवस्था को अनिवार्य बल मिलेगा। नागरिक अधिकारों पर इस प्रकार के प्रतिबंध से अधिकार सीमित होकर रह गए हैं। तो इसलिए एक जरूरी ये है कि अधिकारों का जो सीमित है वो बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि अब इसी बहाने अगर कोई राज्य है वह व्यक्ति पर पूर्ण रूप में प्रतिबंध लगाए तो व्यक्ति के अधिकार समाप्त हो जाते हैं। तो अधिकार बस जो नियंत्रण सीमित तो होना चाहिए, लेकिन अधिकारों के ऊपर इतना नियंत्रण सरकार का नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति के अधिकार उसके लिए होते हुए भी नहीं है। तो सीमित अधिकारों के ऊपर नियंत्रण की व्यवस्था का भी एक लिमिटेशन होना चाहिए ताकि व्यक्ति को अधिकार पूर्ण रूप में प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में भारतीय व्यवस्था में जैसे आपने देखा है मूल अधिकार दिए गए संविधान के तहत, और अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो संविधान का अनुच्छेद 32 ये व्यवस्था करता है कि आप
अनुच्छेद 32 यानी 32 के तहत संविधान के उपसार के तहत आप कहाँ जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे, जहाँ अपने अधिकारों की सुरक्षा की मांग करेंगे। तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जब अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था होगी तो व्यक्ति उन अधिकारों को बिना डर बिना भय के उन अधिकारों का पालन करेगा। तो सबसे जरूरी क्या है, जब व्यक्ति को अधिकार तो मिल रहे हैं लेकिन इन अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी यानी सुरक्षा की पुख्ता स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण है और मार्क्सवादी विचारधारा यही कहती है कि जब अधिकार मिले हैं तो अधिकार की व्यवस्था और उसका सुचारू रूप से लोगों को मिले, उसके लिए व्यवस्था के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए कुछ कदम हैं वो बनाए जाने चाहिए यानी किए जाने चाहिए। तो इस तरह से ये अधिकारों के संदर्भ में मार्क्सवादी सिद्धांत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आगे और समझना है कि अधिकार, यहाँ पे समझ रहे अधिकार, और जब अभी बात की थी कुछ कर्तव्य, तो अधिकार और कर्तव्य में क्या संबंध है, तो थोड़ा बहुत जैसे मैंने अभी बताया था। अधिकार एवं कर्तव्य में संबंध, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, एक तो राइट्स एक ड्यूटी, यानी आपकी क्या राइट्स हैं और कर्तव्य किस तरह से होते हैं, तो इन दोनों के बीच में को रिलेशन किस तरह से है तो वो यहाँ पे समझना है। तो देखिए जैसे मैंने अब जस्ट पहले ही बताया था कि जब एक व्यक्ति जब कर्तव्यों का पालन करेगा, उसके जो कर्तव्य उनका पालन करेगा, तो वही जो कर्तव्य उनको पालन कर रहा है एक व्यक्ति, तो वे दूसरे के अधिकार होते हैं। यानी दोनों का समाज में होना जरूरी है, क्योंकि जब व्यक्ति कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो उसे अधिकारों की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ही ध्यान रखना दोनों का संबंध। अब इसको और अच्छे से समझें तो ध्यान रखें, कोई व्यक्ति विशेष किसी दूसरे व्यक्ति के कोई कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। तो जैसे जबरदस्ती कोई किसी को कार्य करवाता है, तो ये काम कर, पोछा लगा या वो कर, ठीक है ना, तो उस व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका हनन होता है। तो यहाँ पे ये है कि जब एक व्यक्ति दूसरे के अधिकारों को आपेक्ष लगाएगा, मतलब ये है कि एक व्यक्ति का जो कर्तव्य है कि हमें दूसरों की अधिकारों को मान्यता देनी है, दूसरों के अधिकार और समानताओं को महत्व देना है, तो ये हमारा कर्तव्य है। हमें राष्ट्र के जो संसाधन है उनका मूल्य समझना, उन्हें समानता देनी है, ये कर्तव्य है। जब इन कर्तव्यों का पालन करेंगे, व्यक्ति की समानता का हम समर्थन करेंगे, तो ये जो समानता है वो दूसरे के लिए अधिकार है, यानी समानता का अधिकार बन जाएगा। तो अधिकार और कर्तव्य दोनों का एक रूप से पूरक संबंध है, तो एक के होने से दूसरे का अस्तित्व पूरा मजबूत हो जाता है। कर्तव्य का अभिप्राय है दूसरे के लिए कोई कार्य करना, ठीक है ना। मैं चाहे दूसरों के लिए कोई अच्छा कार्य कर रहा हूँ तो वे अच्छे कार्य उसके लिए अधिकार बन जाते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि बेनी प्रसाद ग्रे ने कहा है कि अधिकार को कर्तव्य का पूरक बताया गया है। ग्रे ने यह तो कहा है कि अधिकार और जो कर्तव्य है एक दूसरे के पूरक है। यानी दोनों के कहने का मतलब दोनों के मिलने से जो व्यवस्था है वो चलती है, तो पूरक संबंध है। साथ ही साथ यहाँ पे बेनी प्रसाद ने ये ठीक की कहा है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेनी प्रसाद की जो बात है वो ध्यान रखनी है। अधिकार एवं कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है ना, यानी एक ही कॉइन और टू साइड। तो इस तरह से वो उसका महत्व क्या है, इसका किस लिए जरूरी है, क्योंकि हमें जो काम करना है वो उसके द्वारा संभव हो सकता है। तो उसके दो पार्ट हो गए, एक अधिकार और एक कर्तव्य, यानी दोनों मिलके व्यक्ति की जरूरतें हैं, व्यक्ति को समाज में महत्व और उसकी जो आवश्यकता है उसको पूरी करवाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है, बेनी प्रसाद की लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अधिकार एवं कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू, यानी दोनों आपस में मिले जुले और दोनों एक तरह से व्यक्ति के लिए जरूरी होते हैं। दोनों ही सामाजिक और दोनों ही वास्तविक में भी है, समाज के सभी सदस्यों के लिए सही जीवन यापन की परिस्थितियां हैं वो इस द्वारा उपलब्ध हो पाती है। यह सोचना व्यर्थ है कि अधिकार कर्तव्य से पूर्व है या अधिकार कर्तव्य के बाद आते हैं।
होना ये और है भी ये कि अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। ठीक है, अधिकार न तो कर्तव्य से पहले आते हैं और कर्तव्य न तो अधिकार से पहले आते हैं और न ही बाद आते हैं, दोनों का एक तरह से संबंधित रूप होता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने अधिकारों पर ही जोर देता है लेकिन दूसरे व्यक्तियों के प्रति कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो किसी के लिए भी कोई अधिकार शेष नहीं है। सभी अगर अपने अधिकारों को ध्यान में देंगे, ये मेरा अधिकार है, वो अधिकार है, तो कर्तव्य का जब पालन नहीं होगा तो अधिकार भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये कहा गया जब कर्तव्य एक व्यक्ति अपना जब कर्तव्य का पालन करेगा तो अभी दूसरा व्यक्ति उसके तहत अधिकार का उपयोग कर सकता है। यानी कर्तव्य होने से अधिकार संभव होते हैं और कर्तव्य और जो अधिकार है दोनों मिलकर ये व्यवस्था है और राज्य में स्थापित होती है। जब सभी व्यक्ति अधिकार करके उसका पालन करेंगे और कोई कर्तव्य नहीं करेगा तो अधिकार भी नहीं रहते हैं। तो इसके संदर्भ में और क्या व्यवस्था है, यानी अधिकार और कर्तव्य दोनों ही सामाजिक मांगे हैं। तो इन मांगों के संदर्भ में क्या व्यवस्था है तो देखें, एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य होता है। एक व्यक्ति का जो अधिकार होता है वही दूसरे व्यक्ति के कर्तव्य बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना है कि अधिकार और कर्तव्य की जब बात करें, ठीक है ना, तो जब एक व्यक्ति का अधिकार है जैसे समानता का अधिकार, तो दूसरे के लिए वो कर्तव्य बन जाएगा। यानी हम उसके अधिकारों का महत्व देंगे, यानी उसके अधिकारों को मान्यता देंगे, उसके समानता को महत्व देंगे, ठीक है ना, और उसके तहत हम समानता के लिए क्या करना चाहिए तो वो हम कार्य करेंगे। तो जब एक के अधिकार होंगे तो वही दूसरे के लिए क्या होता है, कर्तव्य होते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखना है। अधिकार का महत्व केवल मात्र कर्तव्य के संसार में ही संभव है, ये बात वाइल्ड ने कही है। वाइल्ड ने तो यहाँ तक कही है कि अधिकार का महत्व तभी होगा जब वहाँ पे कर्तव्य हो और कर्तव्य संभव हो समाज में। दूसरी बात है कि व्यक्ति का अधिकार उसका कर्तव्य निश्चित करता है। व्यक्ति का अधिकार ये निश्चित करता है कि उसका कर्तव्य क्या होगा, वह अन्य व्यक्तियों के समान अधिकारों का उपयोग और उसको महत्व को स्वीकारेगा। तो इसलिए बेनी प्रसाद ने ये कहा है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल अधिकारों को ही ध्यान में रखे तो दूसरे के प्रति कर्तव्य का पालन न करे तो शीघ्र ही किसी के लिए भी अधिकार नहीं होंगे। सभी कहेंगे अधिकार और अधिकारों का पालन करो, मेरे अधिकार। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि जब सभी अधिकार के लिए लड़ेंगे और अधिकार की मांग करेंगे और कर्तव्य का कोई पालन नहीं करेगा तो अधिकार ही नहीं रहेंगे, क्योंकि वह आपस में ही समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए कर्तव्य पालन से ही दूसरे अधिकार का पालन करेंगे। नागरिक अधिकार राज्य का कर्तव्य, नागरिकता का अधिकार राज्य का कर्तव्य। नागरिकता है व्यक्ति को राज्य के द्वारा दी जाती है और इसके तहत व्यक्ति को ये नागरिक अधिकार मिलता है। तो राज्य उसके लिए व्यवस्था करेगा कि उसके नागरिकता के ऊपर किसी भी तरह का आपेक्ष नहीं आए। यानी राज्य ये कर्तव्य, राज्य का ये काम होगा कि वो नागरिकता की रक्षा करें, उसके लिए पुख्ता इंतजाम करें। तो जब यहाँ पे ये बात बिल्कुल हाईलाइट हो रही है कि नागरिकता का जो अधिकार है वह राज्य के लिए क्या है, कर्तव्य। जब हम दोनों के ऊपर जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे यही स्पष्ट हो रहा है कि जब एक व्यक्ति के अधिकार है तो दूसरे के वे क्या होते हैं, कर्तव्य होते हैं। यानी जैसे राज्य के द्वारा व्यक्ति को नागरिकता मिलती है तो राज्य उसके लिए व्यवस्था करेगा, उसके नागरिकता उसको मिले, उसके लिए वह कुछ पुख्ता व्यवस्था यानी कानून व्यवस्था बनाएगा जिससे उसके नागरिकता का आनंद हो। तो व्यक्ति मतलब राज्य ये कर्तव्य करेगा तो ये नागरिक को अधिकार के रूप में मिलेंगे। तो अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। व्यक्ति का अधिकार स्वयं उसके लिए कर्तव्य भी है। ये भी हाईलाइट है कि व्यक्ति का जो अधिकार है वह उस खुद के लिए कर्तव्य भी है कि जो उसको अधिकार मिल रहा है समानता का अधिकार, तो उस अधिकार का पालन करते हुए दूसरों के प्रति समानता का व्यवहार करे तो उसका ये कर्तव्य भी होगा ताकि उसे दूसरों के द्वारा और समानता का महत्वहीन अधिकार मिले। नेक्स्ट, व्यक्ति के अधिकार राज्य के प्रति उसके कर्तव्य निर्धारित करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। व्यक्ति के अधिकार राज्य के प्रति उसके कर्तव्य निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति को जो अधिकार मिलते हैं उन अधिकारों का पालन करते हुए उसी राज्य के प्रति क्या कर्तव्य उसका पालन करना चाहिए। तो यानी कर्तव्य और अधिकार दोनों की बात यहाँ पे साथ साथ हो रही है क्योंकि दोनों का संबंध एक तरह से पूरक है। जैसे बेनी प्रसाद ने कहा है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अधिकार और कर्तव्य के संबंध को समझा है। तो इसमें ध्यान रखें कि अधिकार और कर्तव्य परस्पर अनाश्रित है, यानी एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, दोनों का एक दूसरे पर निर्भरता है। अधिकार कर्तव्य का तथा कर्तव्य अधिकार का प्रतिबिंब मात्र है, यानी रिफ्लेक्टिंग है कि जब अधिकार देखें तो कर्तव्य हमें प्रतिबिंब होंगे और जब कर्तव्य देखें तो अधिकार हमें प्रतिबिंब होंगे, यानी रिफ्लेक्शन है दोनों का। एक के अंत से दोनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यानी अगर कर्तव्यों का पालन नहीं होगा, जैसे मैंने पहले बताया कर्तव्यों का लोग पालन नहीं करेंगे तो अधिकार नहीं मिलेंगे।
तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब एक का अंत हो जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। विश्व के बढ़ते हुए ईर्ष्या, द्वेष, कलह, घृणा, असंतोष का एकमात्र कारण यह है कि व्यक्ति अपने अधिकार का तो उपयोग कर रहे हैं लेकिन कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। तो जब कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो जब अव्यवस्था होगी, समाज में द्वेष बढ़ेगा तो अधिकार भी समाप्त हो जाएंगे धीरे धीरे। तो सामाजिक जीवन को सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का एकमात्र उपाय है कि व्यक्ति पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करे। महात्मा गांधी के शब्दों में कहा गया है कि व्यक्तियों का पालन, यहाँ पे व्यक्ति के संदर्भ में ये कहा गया है कि कर्तव्यों का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वतः ही मिल जाएंगे। यानी कि कर्म कीजिए, यहाँ पे फल की इच्छा नहीं कीजिए, तो फल है जो अधिकार के रूप में कि आप अपना कर्तव्य निभाइए, अधिकार आपको स्वतः ही मिल जाते हैं। तो ये गांधी जी के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन की गई एंड में, और इसी वक्तव्य के साथ अपना जो ये लेसन है पूरा होता है। इस संदर्भ में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचेगा तो वो इससे संदर्भ में लाभ है वो अर्जित कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें और अपना और सबका ध्यान रखें। थैंक यू, टेक केयर।